तो शांति समझौते की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच में शांति समझौते पर मंथन हुआ। ईरानी वॉकआउट के बीच ये शांति समझौता आखिर हो ही गया। वहीं अमेरिका ईरान में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है, अब इसको लेकर विश्लेषण चल रहा है। लेकिन इस शांति समझौते का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर है आज की हमारी जरूरी बहस। समझौते को लेकर संकट के बादल भी नजर आ रहे हैं, वहीं चर्चा भी हो रही है, असहमति भी जताई जा रही है। तनाव में पश्चिम एशिया भी है, वैश्विक अर्थव्यवस्था भी नजर गड़ाए बैठी है कि कब पटरी पर आए, और पूरा विश्व इंतजार कर रहा है कि किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, ललन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में उच्च स्तरीय वार्ता हुई, कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, 7 दिनों में अंतिम समझौते, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव टालने के लिए संचार लाइन स्थापित करने पर सहमति बनी है। किस तरह से आप इस शांति समझौते को देखते हैं? सबसे पहले संजय कुलकर्णी साहब से रिएक्शन चाहूंगी। संजय सर, आप अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? सर, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको। ललन प्रसाद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, यही सवाल आपसे, किस तरह से आप इस शांति समझौते को देख रहे हैं? मौजूदा वक्त में दोनों देश बैठे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, किस तरह से इस समझौते को आप देख रहे हैं? देखिए, समझौता अब आगे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। जब दोनों पक्षों में वार्तालाप हो रही है तो उसका परिणाम तो सकारात्मक मिलना चाहिए। और जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है और ईरान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जितने हमारे मित्र देश हैं उनमें किसी का जहाज रुकेगा नहीं। जो ईरान के मित्र नहीं है, जिनसे ईरान से लड़ रहे हैं, उनका जहाज वो रोक सकता है। ये ईरान की तरफ से बयान आया है। और तो अभी कल तो स्थिति ऐसी लग रही थी कि शायद वार्ता आगे बढ़े नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि वार्ता आगे बढ़ी और दोनों पक्ष मिलने लगे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ईरान को काफी लाभ हुआ है, और मैं नहीं समझता कि ईरान में सिर्फ लेबनान के मामले को लेकर पीछे हटेगा। हालांकि लेबनान का इशू बहुत गंभीर है और जो इजराइल अपने हमले रोक नहीं रहा है और हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल बराबर हमले कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी जरूर है इसके बीच में। और मेरा ख्याल है कि यही एक वजह की थोड़ा सा ईरान का चला रहता है, लेकिन ये तो स्थिति चलती रहेगी। और नेतन्याहू मानने वाले नहीं है और वो हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करते रहेंगे, फिर भी ये वार्ता चलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। अब देखिए, ईरान को सब तरह से फायदा हुआ। $300 बिलियन का कमिटमेंट अमेरिका ने ईरान के लिए किया है और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट होगा ईरान में, जो डिफरेंट पार्टी मिल के करेंगे। उसमें हो सकता है खाड़ी देश भी सहयोग करें और अमेरिका के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, और फिर अमेरिका को भी लाभ है। अब ईरान में जो नए नए प्रोजेक्ट बनेंगे ईरान के कंस्ट्रक्शन में, बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज को उसमें फायदा होगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो जो $300 बिलियन अमेरिका देगा, ये कोई खराब नहीं देगा, इसमें अमेरिका को भी फायदा होगा और ईरान को भी फायदा होगा। अगर दूसरी बात है कि अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि वो ईरान की जो प्रॉपर्टी सीज की गई है उनको वो खोल देगा, तो अब वो उनकी प्रॉपर्टी जो सीज है अगर खुल जाएंगे तो ईरान के पास टैक्स की भी तो कमी हो रही थी की वजह से, तो उनकी संपत्ति ज्यादा रिलीज होने से उन्हें लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि
हार्मोज की खाड़ी खुली रहे। तो अमेरिका ने भी कहा कि वो जितने एम्बार्गो उसने लगाए थे ईरान के ऊपर तो वो हटा देगा और ईरान अपना तेल दुनिया में बेच सकता है। ईरान के ऊपर ये बहुत बड़ा बंधन था इस लड़ाई की वजह से। तो अब जैसे भारत को लीजिए 2019 के पहले ईरान से लगभग 10% आज की खपत भारत की थी वो ईरान से आती थी, वो बंद हो गया था जब से लड़ाई से पहले से। कुल मिलाकर थोड़ी सी राहत ले सकता है, कुल मिलाकर थोड़ी सी राहत मिल सकती है कि समझौता आगे बढ़ रहा है। संजय सर, लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन के समापन की भी घोषणा कतर और पाकिस्तान की तरफ से की गई है। अब इस सम्मेलन का क्या महत्व है? रंजना जी, मिक्स सिग्नल्स हैं। अब मिक्स सिग्नल जिस तरह है कि ईरान का कहना है कि उन्होंने वॉकआउट किया है, यूएसए का कहना है कि उन्होंने जिस प्रकार से जितना कुछ हो सकता था 18 घंटे में बातचीत की है। कतर और पाकिस्तान का ये मानना है कि बातचीत चलती रहेगी, लेकिन वहां से टॉप ईरानियन ऑफिशियल भी चले गए हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वो भी विटकॉफ और कुशनर के साथ चले गए। अब सवाल ये है कि जिस प्रकार से जाते जाते दो बड़ी टिप्पणियां जो उन्होंने कही कि जो फ्रोजन अमाउंट था इनका $24 अरब का, उसको वो रिलीज करेंगे, लेकिन उसको उन्होंने एक ये लगाया है कंडीशन कि ईरान जो है सोयाबीन, गेहूं और मक्का जो भी है खाने पीने की चीजें वो अमेरिका से खरीदेगा। उनका कहने का मकसद ये कि अमेरिका से खाने पीने की चीजें ईरान खरीद सकता है जिससे कि ईरानियन लोगों को परेशानी ना हो और जो फंड है वो गलती से भी हमास, हिजबुल्लाह या हुजी को ना पहुंचे। तो एक बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ईरान जो है वो अपने ये जो संगठन है, जो प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, उनके ऊपर बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि मिसाइल्स को लेकर के, ड्रोन्स को लेकर के ईरान बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो ऐसे माहौल में जब ईरान जिस मकसद से वहां पे है और इजराइल को लेकर के जिस प्रकार से इजराइल की जो सुरक्षा जो महसूस कर रहा है, इजराइल की ईरान अगर मिसाइल इस्तेमाल करता है और ये जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को लेकर के जो बातचीत हो रही है, तो इजराइल का ये कहना है कि हम लेबनान नहीं, हम हिजबुल्लाह के जितने भी ये है इनको मारेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो हमारे ऊपर हमला करते रहते हैं। और ये हमला जो है लगातार नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर रॉकेट के द्वारा, उनका कहना है, इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह हमला करता है और उसके लिए हम हमला जो रिटेलिएशन है वो हम करेंगे। ऐसे हालात में और हमने देखा कि 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें पहला ही बिंदु है जिसमें 3 बार लेबनान का जिक्र हुआ है और ईरान ने ये कहा है कि जब तक लेबनान के ऊपर हमले बंद नहीं होंगे, जब तक इजराइल लेबनान से बाहर नहीं निकलेगा, ये बातचीत जो है निरस्ता है, उसका कोई फायदा नहीं है। और वो भी वो कह रहे हैं, उसका 13वां बिंदु ये कहता है कि जब तक पॉइंट 1 यानी कि लेबनान के ऊपर अगर कोई हरकत नहीं होती है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेकार है। तो ये 60 दिन, ये 30 दिन, ये फ्रोजन अमाउंट, ये $300 बिलियन, ये जितना भी सब कुछ है सब बेकार अगर पॉइंट 1 जो है लेबनान को लेकर के अगर, और इसीलिए वहां पर जो स्विट्जरलैंड से आ रही है बातचीत, क्योंकि लेबनान के ऊपर हमला हुआ इसलिए ईरान का डेलीगेशन वहां से निकल गया। उन्होंने वहां तक उनको हाय और बाय भी नहीं बोला, उन्होंने धन्यवाद तक नहीं किया, उनका उठ करके चल दिए। लेकिन संजय सर, एक तरफ हमला भी है, एक तरफ हमले भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ जानकारी जैसी की मिली है कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। दोनों चीजें पैरेलली चल रही है, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी राहत भी ले रही है कि ऊर्जा के स्रोत जो है, जो प्रतिबंधित हो गए थे, वो एक बार फिर से सुचारू रूप से पटरी पर आएंगे। दूसरी तरफ एक डर का भी माहौल है, कब क्या हो जाए, मतलब आप कह सकते हैं कि समझौते पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब इस सवाल ये स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के ही ईरान का मानना है कि स्टेट ऑफ होर्मुज बंद है। अमेरिका का मानना है कि नहीं, वहां से 55 शिप्स गुजरे हैं, तकरीबन 17 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल वहां से गुजरा है।
अब ये एक ठीक है, आज की पहले 2 दिन में इस तरह की हरकत हुई है, पर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है करके ईरान कह रहा है, मतलब फिर से वो कहीं ना कहीं पे टोल वसूली फिर शुरू हो जाएगी कि कौन ईरान को पैसे दे रहा है, कौन IRGC को पैसे दे रहा है और किस प्रकार से किसके शिप वहां से गुजर रहे हैं। ये कहना कि हम अपने दोस्तों के शिप्स को जाने देंगे और बाकियों के ऊपर हमला करेंगे, ये जो इस तरह की अस्थिरता है, इससे इंश्योरेंस कंपनियां, टैंकर्स को बहुत जबरदस्त नुकसान होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है। और चाहे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, पर इस तरह की भाषा बोलने से तुरंत 3% का उसमें उछाल आ गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ट्रंप के एक धमकी देने से 3% का उछाल आ गया। तो अगर इस तरह की धमकी देते रहेंगे एक दूसरे को या एक दूसरे के ऊपर आंचल लगाते रहेंगे, तो मुझे यही लगता है कि विश्वास बहाली जो है वो नहीं हो पा रही है सर। ललन प्रसाद जी, विश्वास बहाली नहीं हो पा रही है। एक तरफ ट्रंप की धमकियां, दूसरी तरफ ईरानी वॉकआउट, इसके बीच में ये शांति समझौता हुआ है। विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, पैरेलल चलेगा, सही ट्रैक पर चलेगा। मतलब एक डर का माहौल है, कब कौन किस पर फिर से अटैक कर दे, कब कौन वॉकआउट कर दे। देखिए, डर का माहौल तो है, इसमें संदेह नहीं। अच्छा, ये भी बात सच है कि लेबनान का सबसे बड़ा अड़चन इस समझौते में लेबनान और इजराइल है, और इजराइल मानेगा नहीं, इनके ऊपर हमले करता रहेगा। लेकिन मेरा अनुमान है कि इन सबके बावजूद ये जो MOU हुई है ये कारगर होगी, और दोनों पक्ष जो वादा अपने आप में ट्रंप ने किया है और जो ईरान ने भी किया है, वो दोनों अपने वादे पर रहेंगे। ये संकट का बादल रहेगा, लेकिन इस बादल के बीच में भी ये वार्ता चलती रहेगी और कोई न कोई रास्ता इसका निकलेगा। क्योंकि देखिए, इसमें आर्थिक ये जो अगर आप तो ये दोनों देशों के हित में है, अमेरिका के हित में भी है, ईरान के हित में भी है। जब तक ये लड़ाई चल रही थी स्थिति और थी, जब लड़ाई समाप्त हो गई तो स्थिति बदल गई। आज स्थिति ये है कि ईरान के लिए की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया है, और जो अभी $300 बिलियन कोई मामूली रकम नहीं होती, और इसका इन्वेस्टमेंट अगर थोड़े समय के अंदर ईरान में हो गया तो ईरान अपनी जितनी ताकत खो चुका है आर्थिक, वो सब रिकूप कर लेगा। तो ईरान, अच्छा, उसकी संपत्ति जो जब्त हो रही थी वो अमेरिका ने छोड़ने के लिए कह दिया, ऑलरेडी छोड़ना शुरू कर दिया, प्रोसेस शुरू हो गया, और तो ईरान को तो लाभ हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात है कि ईरान ने ये कहा कि अभी 60 दिन तक वो कोई फीस चार्ज नहीं करेगा जहाजों का, लेकिन बाद में वो कुछ चार्जेस लेगा। उन्होंने कहा कि कुछ मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, और बाकी उन्होंने कहा कि कंपल्सरी इंश्योरेंस करनी पड़ेगी जो भी जहाज हाजमत गाड़ी से जाएंगे, और वो जो इंश्योरेंस होगा वो ईरान के थ्रू होगा। तो कंपनियां होगी, कैसे ईरान उसको मैनेज करेगा। लेकिन देखिए, इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा रकम खर्च होता है जहाजों का, और अगर ये इनकम ईरान को जाने से कंपनी या उसके गवर्नमेंट की तरफ से इसका अरेंजमेंट किया गया तो ईरान को बड़ा लाभ होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक दृष्टिकोण एक ऐसी चीज है कि कोई भी देश इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता, और अमेरिका का लाभ तो है ही है। जो इतना $अरबों अमेरिका का रोज युद्ध पर खर्च हो रहा था वो बंद हो गया। अच्छा, अमेरिका को टाइम मिल गया रिकूप करने का अपने, तो जो ट्रंप ने किया वो ठीक है, अभी तक उन्होंने हटाए रखा और लड़ाई चलती रही, लेकिन अब उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है और तीसरा चालू है। देखिए, लेबनान में हमले के बावजूद अमेरिका ने तो कोई कदम नहीं उठाया, और ना तो ईरान ने कोई कदम उठाया। तो ये स्थिति बनी रहेगी, संकट के बादल के बीच भी ये समझौते होंगे, चलेंगे आगे। हो सकता है 60 दिन के बाद गवर्नमेंट लग जाए और एक्सटेंशन हो, लेकिन ये चलेगा ऐसे। संजय सर, क्यों संकट के बादल के बीच भी ये समझौता होगा, ये इसी तरह बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये एक मजबूरी बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि युद्ध इस मोड पर आ जाएगा जहां ईरान उन्हें इतना मजबूत चैलेंज पेश कर देगा, इतनी कड़ी चुनौती पेश कर देगा। वहीं ईरान ने भी बहुत कुछ खोया तो है, भले ही अब वो सब भरपाई हो रही हो, $300 अरब मिलने वाले हो, वो सब अपनी जगह, लेकिन ईरान ने भी बहुत कुछ खोया है।
ऐसा लग रहा है दोनों देश बहुत मजबूरी में ये समझौता कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं। देखिएगा रंजना जी, ये जो 300 अरब डॉलर भी है, इसमें अमेरिका का कंट्रीब्यूशन तकरीबन नील के बराबर है, क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा है कि मैं पैसे नहीं देने वाला। ये रिकंस्ट्रक्शन फंड है जिसमें जीसीसी देश, खाड़ी के देश सब मिलकर के दे सकते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना सिर्फ यही में आएगा कि वो अपने ही दामाद को पैसा लगवाने को बोलेंगे और वहीं से पैसा उठाएंगे। मतलब सवाल यह है कि इस रिकंस्ट्रक्शन फंड में भी, जैसे उन्होंने कहा है, जो फ्रांस जो फ्रोजन फंड थे, जो 24 अरब डॉलर थे, जिसके बारे में वैंस ने कहा है कि हम रिलीज करेंगे, लेकिन आप हमसे सामान खरीदेंगे। और क्या सामान खरीदेंगे? सारा खाने पीने का सामान आप अमेरिका से खरीदेंगे और ईरानियंस को बांटेंगे। सवाल ये, तो मतलब 24 अरब डॉलर रिलीज तो हो गए, पर क्या फायदा हुआ? ईरान को तो ये सोच रहा होगा कि 24 अरब डॉलर मिलेंगे, उनकी इच्छा से वो खर्च करेंगे, उनकी इच्छा जीरो। क्यों? तो इच्छा तो उन्होंने साफ जाहिर कर दी कि आप जितना भी आपको तेल चाहिए, आपको खाने पीने के सामान चाहिए, आपको सोयाबीन चाहिए, दूध चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, आप हमसे लीजिएगा और हम आपको देते रहेंगे। तो इसमें क्या हो गया? ईरान फंस गया है। अब दूसरी बात, 300 अरब डॉलर की जब हम बात करते हैं, 300 अरब डॉलर ईरान को देगा कौन? अमेरिका ने तो बोला हम नहीं देंगे। रिकंस्ट्रक्शन फंड यानी कि खाड़ी के देश हो, यूरोप के हो, चीन हो, जहां से मर्जी पैसा आ जाए। तो ये जो एक तरीके से है, अगर देखा जाए साफ शब्द में, तो ईरान तो बिल्कुल पांचों उंगलियां घी में है, ये कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो घी है उसमें डालने का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ईरान को आज की तारीख में जरूर वैंस का कहना है कि IAEA कल से वहां पे ईरान में घुसना शुरू करेगा और यकीन करेगा कि 400 किलोग्राम यूरेनियम हाई इंडेक्स किधर है, तो IAEA अपना काम शुरू करेगा। पर अगर IAEA कल काम शुरू करेगा तो बाकी चीजों के ऊपर कौन करेगा? तो ये जो एम्बिग्यूटी है पूरा और साफ देखने के लिए मुझे लगता है कम से कम हम लोगों को एक हफ्ता और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि अगर इजराइल जो है अचानक इजराइल हमला करता है कल रात को, अभी आप देखिएगा कि 73,000 लोग गाजा में मरे हैं, 73,000 लोग, और 1,73,000 लोग घायल हैं। गाजा पट्टी बिल्कुल ध्वस्त है और सीजफायर के बाद भी 1,000 लोग मरे हैं गाजा पट्टी में। आप इधर देख लीजिए, सिर्फ लेबनान के अंदर इसके बाद, ये सीजफायर के बाद और अब से मार्च 2 से लेकर के आज तक 3,700 लोग तो लेबनान में मर गए हैं, 30,000 से ज्यादा घायल है, फिर बड़े ध्वस्त है, 10 लाख लोग बेघर है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए कौन पूरा करेगा? लेबनान तो वैसे ही बिल्कुल गया गुजरा भरा हुआ देश हो गया आज की तारीख में, उनका रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर एक ऐसी डील बन चुका है जो दोनों ही देश करना भी चाहते हैं और सही तरीके से कर भी नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक अच्छी खबर, एक राहत की खबर यह है कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हट गया है। तो कम से कम जो ऊर्जा का संकट पैदा हो रहा था विश्व के अलग अलग हिस्सों में, उस पर अब आप कह सकते हैं कि थोड़ी राहत लेंगे तमाम देश, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह की बाधाएं आ रही थी, आयात निर्यात प्रभावित हो रहा था, वो बाधाएं अब कम हो जाएगी। खबरें लगातार जारी है, एक बहुत छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं।